हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकुश और मैं आज आपको फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन स्टार्ट करने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं। देखते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो देखो मोशन हम लोग पढ़ेंगे। मोशन में हम जनरली दो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इसमें। फर्स्ट होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन और सेकंड होता है मोशन इन प्लेन। ठीक है, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं ताकि बाद में हमें दिक्कत नहीं आए, क्योंकि बाद में जब हम लोग यूज़ करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है, क्या बोल रहे हैं सर। तो जो फर्स्ट टर्म आती है अपने पास, देखो स्ट्रेट लाइन का एक छोटा सा एनिमेशन देख लो। मोशन स्ट्रेट लाइन, जो कार चल रही है ना वो स्ट्रेट लाइन है सबको पता होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पार्टिकल? पार्टिकल क्या है? ठीक है, तो हम लोग बोल देते हैं ना, छोटा सा एक कंकर पड़ा है सड़क पे, उसे हम बोल देते हैं पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि अर्थ के रेस्पेक्ट में हम उस पार्टिकल को, उस कंकर को हम लोग पार्टिकल कह सकते हैं। होता क्या है पार्टिकल? कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके डायमेंशन को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अर्थ के रेस्पेक्ट में मेरे को, ठीक है, आप बोलोगे कि सर अर्थ बहुत बड़ी है और आप बहुत छोटे हो अर्थ के रेस्पेक्ट में, 5 फुट 10 इंच के हो आप, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में मैं क्या हूं? मैं पार्टिकल हूं। ठीक है, हमारा जो सिस्टम है, जैसे मान लीजिए कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे एक ट्रेन जा रही है। ट्रेन की लंबाई 200 500 700 मीटर होती है, बहुत लंबी लंबी ट्रेन होती है। तो अगर मैं अर्थ के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की बात करूं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर होती है। जैसे मान लो मैं कोटा में रहता हूं, मैं कोटा से दिल्ली की बात करूं, चलिए 600 किलोमीटर हम लोग चले, तो 600 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में जो ट्रेन की लेंथ है वो क्या है? नेग्लिजिबल है। 100 200 300 मीटर 500 मीटर 700 मीटर, तो वो नेग्लिजिबल है, तो उसको हम पार्टिकल कह देंगे। ठीक है, हमारे जो कैलकुलेशन हम लोग करने वाले हैं उसके रेस्पेक्ट में अगर हमारा जो छोटा सा डायमेंशन हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक बोतल ले ली मैंने, एक गाड़ी ले ली, एक कार ले ली, एक मोटरसाइकिल ले ली, मैंने खुद को ले लिया, एक बाइसिकल ले ली, तो उसके साइज को हम लोग नेग्लिजिबल अगर मान सकते हैं तो हम उसको बोल देंगे पार्टिकल बोल देंगे। क्योंकि हमारी बुक में जनरली सब जगह पे पार्टिकल 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 लिखा होता है, एक पार्टिकल यहाँ से वहां गया, वहां से वहां गया। अब बच्चों को पता नहीं होता पार्टिकल क्या है। तो पार्टिकल, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नेग्लिजिबल मान सकते हैं तो उसको हम लोग पार्टिकल बोल देंगे। ठीक है व्हाट इज रिजिड बॉडी? तो पहले समझते हैं बॉडी क्या है। बॉडी है कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल। हम 4 5 6 पार्टिकल्स को जोड़ दें तो एक बॉडी बन जाएगी। ठीक है, हम बॉडी उसकी नहीं कर रहे हैं जो जिम में जाके बनाते हैं, हम बॉडी कर रहे हैं पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, रिजिड बॉडी क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, बात कर रहे हैं रिजिड की, बॉडी तो हमें समझ में आ गया भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल बॉडी होता है। बट ये जो टर्म है रिजिड, रिजिड का क्या मतलब है? तो रिजिड का मतलब है, जैसे हम लोग बात करें इस पेंसिल की, ये पेन जो मेरे पास हाथ में है, ये पेन में जितने भी पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लो ये पेन है, तो इस पेन में 2 पार्टिकल हम कंसीडर करते हैं, तो सोचो इन दोनों के डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या है? सेम है। जनवरी फरवरी मार्च समय के साथ इसके डिस्टेंस नहीं बदल रही है। ठीक है, ना ही टेम्परेचर के साथ बदल रही है। जनरली वैसे बदल जाती है, मेटल का है, मेटेलिक है तो डिस्टेंस बदल जाती है। ठीक है, लेकिन वो डिस्टेंस जो चेंज हो रही है स्पेन की बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो दोनों का जब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो हम उस बॉडी को कहेंगे रिजिड। लेकिन मैं एग्जांपल के लिए इस वायर की बात करूं, एक पार्टिकल मेरे इस हाथ में है, एक पार्टिकल मेरे इस हाथ में, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो चेंज हो रही है, तो ये बॉडी रिजिड नहीं है, इट इज अ फ्लेक्सिबल बॉडी। तो हम दोनों बॉडीज की स्टडी करेंगे इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में। ठीक है, जनरली हम लोग जो कंसिडर करते हैं फिजिक्स में, हम लोग रिजिड बॉडी को ही कंसिडर करते हैं। ठीक है ना, ईंट पत्थर ये सब क्या है? रिजिड बॉडीज है। ठीक है, जबकि इलास्टिक रबर, रबर बैंड जो होता है वो सब क्या है? फ्लेक्सिबल बॉडीज है। ठीक है ना, पर कोई एब्सोल्युटली रिजिड होता नहीं है, एब्सोल्युटली फ्लेक्सिबल भी नहीं होता है। ठीक है, हम बात करें रिजिड बॉडी की, तो रिजिड बॉडी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि आर यू अ पार्टिकल और अ बॉडी? आप क्या हो? अपने आप को देखो। आप बोलोगे सर देखो डिस्टेंस चेंज हो रहा है,
है ना। जैसे मान लो कि मैं इस हाथ को लूं और इस हाथ को लूं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है। अब मैं पूरा एक क्या हूं, एक बॉडी हूं, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस चेंज होता रहता है। मतलब मैं फ्लेक्सिबल बॉडी हूं। क्या हूं मैं? फ्लेक्सिबल बॉडी। तो फ्लेक्सिबल बॉडी मैंने अपने आप को कह दिया, मैंने गलती कर दी है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक कंपेयर नहीं किया किसी बॉडी को। पार्टिकल या बॉडी आप कब बोलोगे? जब आप उसको कंपेयर करोगे। तो अब कंपेयर करना पड़ेगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा है, समझ रहे हो, अगर मैं यहां पे खड़ा हूं और आप मुझसे 100 किलोमीटर दूर खड़े हो और आप मुझे देख पा रहे हो, तो आपको मैं इतना सा दिखूंगा, एक पॉइंट के बराबर। जैसे हम रात को तारे देखते हैं तारे देखते हैं, तारे एक्चुअल में बहुत बड़े होते हैं। बहुत बड़े होते हैं, लेकिन हमें कैसे दिखते हैं? एक पॉइंट के बराबर, एक डॉट के बराबर। आसमान में एक डॉट है, वो एक तारा है। वो अर्थ से भी बड़ा हो सकता है, वो सन से भी बड़ा हो सकता है, वो कितना भी बड़ा हो सकता है, पर हमें एक पॉइंट दिखता है वो। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि हमारा डिस्टेंस बहुत ज्यादा है उस स्टार का और मेरी आंखों का। हम दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं उसको क्या बोल दूंगा? पॉइंट या पार्टिकल। ठीक है, लेकिन अगर मैं उस स्टार के पास जा पाऊंगा तो मैं उसको बोलूंगा एक बॉडी। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो पार्टिकल, और डिस्टेंस कम है तो बॉडी। ठीक है, चलो। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो हम लोग थे यहाँ पे पार्टिकल, बॉडी हमने समझ लिया, रिजिड बॉडी क्या होता है, आर यू बॉडी, और पार्टिकल वो हम समझ चुके हैं। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो पार्टिकल, और डिस्टेंस कम है तो बॉडी। चलो ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए एक प्लेन है, ठीक है, प्लेन पार्टिकल है या बॉडी है? छोटा सा एक एग्जांपल। तो हम कहेंगे सर प्लेन बॉडी है, लेकिन अर्थ के रेस्पेक्ट में इट इज अ पार्टिकल। एक प्लेन जितना डिस्टेंस उड़ रहा है, इंडिया से अमेरिका गया, हजारों किलोमीटर है, ठीक है ना। तो वो जो डिस्टेंस है, समझ रहे हो, वो डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। तो प्लेन क्या हो गया? प्लेन हो गया एक पार्टिकल, अदरवाइज प्लेन क्या है? एक बॉडी। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि पार्टिकल हो या बॉडी हो, दोनों क्या है? रिलेटिव टर्म है। पार्टिकल और बॉडी क्या है? रिलेटिव टर्म है। रिजिड बॉडी और पार्टिकल रिलेटिव टर्म है। ठीक है, हम बात करें रेस्ट और मोशन की। तो रेस्ट और मोशन क्या होता है? व्हाट इज रेस्ट? आराम। आराम वो वाला रेस्ट नहीं है, ये रेस्ट मतलब है रुका हुआ। अगर कोई बॉडी नहीं चल रही है, मोशन नहीं कर रही, तो उसे हम बोलते हैं रेस्ट। जैसे मैं एक जगह पे खड़ा हुआ हूँ, तो मैं रेस्ट में हूँ। ठीक है, जैसे मेरे टेबल पे कंप्यूटर रखा है, मैंने एक लैपटॉप रखा हुआ है, वो क्या है? रेस्ट में। ठीक है, फैन बंद है तो रेस्ट में। ठीक है, अगर एक बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, क्या चेंज नहीं हो रही है? पोजीशन, तो हम उस बॉडी को बोलेंगे रेस्ट में, कि वो बॉडी क्या है? रेस्ट में है। लेकिन अगर पोजीशन चेंज होगी तो हम उसको बोलेंगे दैट इज इन मोशन। वो बॉडी मोशन में, जैसे आप पंखा देख रहे हो चल रहा है, तो पोशन पंखे के जो ब्लेड्स है वो घूम रहे हैं, दैट इज इन मोशन। तो पंखा मोशन में नहीं है, पंखा तो एक जगह रुका हुआ है। द ब्लेड्स आर इन मोशन, पंखे के जो ब्लेड्स हैं वो मोशन कर रहे हैं। ठीक है, कार इज इन मोशन, मूविंग कार। ठीक है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज मोशन। पर एक चीज सोचो, छोटी सी चीज सोचो, ये स्टॉप पे कुछ आदमी खड़े हैं और बस में कुछ आदमी बैठे हैं। अगर बस चली, ठीक है, तो बस में बैठे हुए पैसेंजर वो मोशन में है या रेस्ट में है? समझो, क्यों? बस में जो पैसेंजर बैठे हुए हैं
वो खुद तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन जिसके अंदर वो बैठे हैं, दैट इज बस। बस चल रही है। तो बस चल रही है, आदमी भी चल रहे हैं, लेकिन आदमी क्या कह रहे हैं, हम तो बैठे हुए हैं। तो वो बैठे हैं या चल रहे हैं, दैट इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। वो क्लियर कर देता हूं मैं अभी। देखो बात समझना, रेस्ट हो या मोशन हो, सब रिलेटिव है। जैसे पार्टिकल और रिजिड बॉडी रिलेटिव था, वैसे रेस्ट और मोशन भी रिलेटिव होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी बात करता हूं, चलो मैं रेस्ट में हूं, आप बोलोगे सर आप रेस्ट में हो, लेकिन अगर आप मार्स पे चल जाओ, मंगल ग्रह पे, तो आपको क्या दिखेगा कि अर्थ घूम रही है, और अर्थ पे खड़ा हुआ ये 5 फुट 10 इंच का अंकुश सर, वो भी घूम रहा है। समझ रहे हो, अर्थ के साथ घूम रहा हूं। अगर ये सन है तो मैं सन के अराउंड भी घूम रहा हूं। सोचो, तो दो मोशन हो गए, एक तो एक्सिस पे, एक इसके अराउंड। फिर ये पूरा गैलेक्सी में घूम रहा है, और गैलेक्सी यूनिवर्स में घूम रही है। तो जो अंकुश सर अभी खड़े हुए थे, वो अब लाखों किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, हजारों किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने लग गए हैं, खड़े खड़े। दैट इज रिलेटिविटी। ये रिलेटिव है, ठीक है। देखो, मोशन को डिफाइन करने का बहुत सिंपल तरीका क्या है, साइंटिस्ट लोगों ने क्या एक सिस्टम बनाया, उन्होंने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। उन्होंने क्या किया, 3 परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ किया, ठीक है, ऐसे। इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, हम इन्हें बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। 3 परपेंडिकुलर लाइन से इन्हें हम बोलते हैं एक्सिस, हिंदी में इन्हें बोलते हैं अक्ष, ठीक है। तो ये जो एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस। अब यहां से मान लो इस पार्टिकल की हम बात करें, तो यहां से कुछ डिस्टेंस पर है, इसे हम बोल देते हैं एक्स। यहां से कुछ डिस्टेंस पे है, इसे हम बोल देते हैं वाई। और यहां से कुछ डिस्टेंस पे इसे हम बोलते देते हैं जेड, ठीक है। तो एक्स, वाई और जेड, ठीक है। तो एक्स, वाई और जो जेड आ रहा है, इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स, एक्सिस। और ये जहां पर तीनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, इसे हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु, ठीक है। और इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने 3 लाइंस बना ली, है ना। अब इन 3 लाइंस से डिस्टेंस एक्स वाई जेड मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस चेंज होगा, बढ़ेगा या कम होगा, तो मैं कहूंगा कि मोशन हो रहा है। अगर मान लो ये पार्टिकल यहां पर आ गया, तो अब ये एक्स बढ़ गया, वाई कम हो गया, जेड का पता नहीं, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, तो मैं क्या बोलूंगा, पार्टिकल इज इन मोशन। अब ये जो 3 लाइंस है, ये मैं रैंडमली कहीं पे भी यूनिवर्स में ड्रॉ कर सकता हूं। मैं चाहूं तो मैं मार्स पे ड्रॉ कर दूंगा। अगर ये तीनों लाइन में मार्स पे जाकर ड्रॉ करता हूं, मंगल ग्रह पे, तो मैं क्या बोलूंगा, आप बोलोगे सर आप मोशन में हो। क्यों? क्योंकि मार्स के रेस्पेक्ट में तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है। लेकिन अगर ये तीनों लाइन में अर्थ पे कहीं पे ड्रॉ करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने स्क्रीन पे किया, या मैं कह रहा हूं टाइम स्क्वायर पे जाके कर दूं, या लंदन आई जो एक झूला है उस पे जाके मैं तीनों को ड्रॉ कर दूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं रेस्ट में हूं। क्यों? क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में मैं अभी चेंज नहीं हो रहा है, मेरा डिस्टेंस अभी वो कांस्टेंट है अर्थ के रेस्पेक्ट में, क्योंकि मैं चल नहीं रहा हूं। तो मोशन और रेस्ट, रेस्ट कब है, जब मैं रुका हुआ हूं। मोशन कब है, जब मैं चल रहा हूं। किसके रेस्पेक्ट में? कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में, और किसी के रेस्पेक्ट में नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग
कैसे डिफाइन करेंगे? चलो पैसेंजर इन बस आर रेस्ट इन रिलेटिव टू ईच अदर। ठीक है, अभी मैंने समझाया, क्योंकि दोनों जो पैसेंजर बैठे हैं, ये जो महिला बैठी हुई हैं और ये जो पुरुष बैठे हुए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो ये आपस में क्या है? रेस्ट में है। लेकिन ट्विस्ट क्या है कि जो बाहर बस स्टॉप पे लोग खड़े हुए हैं, उनके रेस्पेक्ट में तो बस चल रही है, तो ये क्या है? यहां पर मोशन है, यहां पे मोशन हो रहा है। ठीक है, व्हाट इज रेस्ट? बता दिया, अ बॉडी इज इन रेस्ट if position is not changing. What is motion? If position is changing, the particle is in motion. ठीक है, ठीक है। बात करें हम, एक नई टर्म आई है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है कि देखो मोशन हो रहा है, मैंने कहा बस चल रही है, किसके रेस्पेक्ट में? कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में बस चल रही है। ठीक है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला बस क्यों चल रही है, कौन से फोर्सेस हैं जो बस को चला रहे हैं, या कौन से फोर्सेस हैं जो बस को रोक सकते हैं। मैंने सिर्फ मोशन पे फोकस किया, आई एम फोकसिंग ऑन मोशन ओनली विदाउट नोइंग द रीजन ऑफ मोशन। अगर मुझे रीजन नहीं पता है तो मैं उसको बोलूंगा काइनेमेटिक्स। किसको? ब्रांच ऑफ साइंस को काइनेमेटिक्स बोलूंगा। अगर मुझे रीजन पता है तो मैं उसको डायनामिक्स बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? डायनामिक्स। ठीक है, दोनों क्या हो गई? रिलेटिव टर्म हो गई। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिस्पेक्ट टू सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हमें डिफाइन करना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आर यू इन मोशन, तो आप मुझसे पूछोगे, आंसर नहीं दोगे, आप मुझे पूछोगे कि सर विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, किसके रेस्पेक्ट में आप पूछ रहे हो मोशन और रेस्ट। ठीक है, ठीक है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां पर हम लोग ये जो बस स्टॉप पे लोग खड़े हैं उनको देखें तो बाकी सारे लोग चल रहे हैं, लेकिन बस के एक पैसेंजर के रेस्पेक्ट में दूसरा पैसेंजर क्या है? रेस्ट में है। ठीक है, अब ये हम समझ गए दोनों क्या है? रिलेटेड हैं। ठीक है, मोशन और रेस्ट क्या है? रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट नहीं है। हम एक टाइम पे मोशन में भी हो सकते हैं और एक टाइम पे हम रेस्ट में भी हो सकते हैं। ठीक है, एक आदमी अगर ट्रेन के अंदर चल रहा है तो वो ट्रेन के रेस्पेक्ट में क्या है? मोशन में है। सोचो मैं ट्रेन चल रही है और मैं ट्रेन के अंदर चल रहा हूँ, तो ट्रेन के जो पैसेंजर है मैं उनके रेस्पेक्ट में भी मोशन में हूँ, और ट्रेन के रेस्पेक्ट में भी मोशन में हूँ, अर्थ के रेस्पेक्ट में भी मोशन में हूँ, मैं तीनों के रेस्पेक्ट में मोशन में हूँ। ठीक है, लेकिन अगर ट्रेन नहीं चल रही है, ट्रेन रुकी हुई है, तो मैं क्या हूँ? मैं रेस्ट में हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, हाँ ठीक है। अ पार्टिकल इज एन ऑब्जेक्ट हैविंग नेग्लिजिबल, ये हाईलाइट से कुछ सॉरी क्वेश्चंस। हाँ, चारों में से क्या ऑप्शन सही है? एक पार्टिकल है वो, उसके पास क्या नेग्लिजिबल होता है? ठीक, तो सही आंसर क्या आएगा? डायमेंशन। उसके पास कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो ही हम उसे पार्टिकल बोलेंगे। डायमेंशंस क्या है? नेग्लिजिबल है, हाइट, विड्थ, लेंथ, सब कुछ क्या है? नेग्लिजिबल। ठीक, रिजिड बॉडी इज कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल and when external force is applied there will be no change in its। किस चीज में चेंज नहीं आएगा? रिजिड बॉडी में अगर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो क्या नहीं बदलेगा? तो जो नहीं बदलेगा उसका नाम है, बताओ सही ऑप्शन क्या है? डायमेंशन। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन आर, फिल इन द ब्लैंक्स, 1 2 3 4 5। क्या होगा बताओ? एब्सोल्यूट? नो। नॉट एब्सोल्यूट? नो। रिलेटिव?
ए एंड सी, आंसर आएगा सी, सॉरी डी। ठीक है, देखो ये क्या है, रेस्ट और मोशन क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है और रिलेटिव है, एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, एक होगा तो दूसरा होगा वरना तो नहीं होगा, हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, टाइप ऑफ मोशन देखिए, अगर हम लोग बात करें चींटी चल रही है, ठीक है, तो ये कैसे चल रही है, एक सीधी लाइन में चल रही है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, वन डायमेंशन में, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, क्राउलिंग इज स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर हम बात करें कॉकरोचेस, कॉकरोच चल रहा है, देखो मेरी स्क्रीन पे कैसे चल रहा है, एक रैंडम ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है ना, तो इसका जो मोशन है कॉकरोच का, ये क्या है, ये है एक प्लेन में। देखो प्लेन क्या होता है, आप दो, जैसे एक एक्सिस ये रही, एक एक्सिस ये रही, इन दोनों एक्सिस के बीच में जो जगह है ना, ये इसे हम प्लेन कहते हैं। ठीक है, हम एरोप्लेन की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्लेन एक तल की बात कर रहे हैं। तो एक एक्सिस दो एक्सिस मिलकर के बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं, ये प्लेन है। ठीक है, तो कॉकरोच किस में चल रहा था, एक प्लेन में चल रहा था, 2 डायमेंशन में चल रहा था। ठीक है, हम बात करें एक हनी बी, एक मधुमक्खी जब उड़ती है तो कैसे उड़ती है, यूं आगे आगे आएगी, पीछे जाएगी, आगे आएगी, पीछे जाएगी, ऊपर नीचे आगे पीछे, ऐसे रैंडमली उड़ती रहती है बेचारी। रात को मच्छर गाना गाते हैं ना कानों में, ऐसे ऐसे। तो वो जो मोशन है वो देखो, उसमें क्या है, वहां 3 डायमेंशंस काम आ रही है, वो आगे पीछे भी जा रहा है, ऊपर नीचे भी जा रहा है और दाएं बाएं भी जा रहा है, तो 3 डायमेंशन में उड़ रहा है। ठीक है, तो वो 3 डायमेंशनल मोशन या मोशन इन स्पेस कहते हैं उसको। ठीक है, मोशन इन स्पेस। तो हमने क्या सीखा, टाइप ऑफ मोशन। सबसे पहले हम बात करें चींटी जो चलती है तार पे, उसका मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसे हम 1 डायमेंशन मोशन भी कहते हैं। 2 डायमेंशन मोशन है कॉकरोच का जो प्लेन में चल रहा है। ठीक है, 3 डायमेंशन मोशन है हनी बी का जो कि स्पेस में चल रही है। ठीक है, तीनों मोशंस हमें आ गए। हम एमसीक्यूज के देखें, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन आर देयर, जनरली हम लोग 3 की बात कर रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा सी। मोशन इन 1 डायमेंशन इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन को, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, आंसर सी। अच्छा, मोशन इन स्पेस को हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशन। मोशन इन स्पेस जो है वो है 3 डायमेंशनल मोशन। मोशन इन प्लेन है 2 डायमेंशनल मोशन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन है 1 डायमेंशनल मोशन। मोशन अंडर ग्रेविटी, अब मोशन अंडर ग्रेविटी 2 तरह से हो सकता है। अगर मान लो किसी पार्टिकल को फेंका और वापस से इसी पाथ से वो नीचे आ गया तो इसे हम कहते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। और अगर पार्टिकल को ऐसे फेंका जैसे कि MS धोनी छक्का मारता है, हेलीकॉप्टर शॉट, तो इसे हम मोशन इन 2 डायमेंशन बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, पढ़ेंगे आगे। तो हम बात कर रहे हैं हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो चैप्टर का हेडिंग है ये, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, रेक्टिलिनियर मतलब, रेक्टी मतलब स्ट्रेट, लीनियर मतलब लाइन, स्ट्रेट लाइन में चलने वाला मोशन रेक्टिलिनियर मोशन। ये पेन जो चल रहा है ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, हवा में तो है लेकिन दाएं बाएं नहीं जा रहा है, ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, सिर्फ आगे पीछे। तो ये क्या हो गया, ये 1 डायमेंशनल मोशन हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। मोशन ऑफ कार ऑन रोड, देखो यहाँ थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, मैं आपको बताता हूँ। रिलेटिविटी, जो हम लोग रिलेटिव टर्म बोल रहे हैं ना, वो क्यों ज़रूरी है। अगर आप सड़क पे चल रहे हो, आपके घर के बाहर जाके देखो, वीडियो को पॉज कर दो और घर के बाहर जाओ, सड़क को देखो और वापस आओ और मुझे इस बात का जवाब दो कि आपकी सड़क प्लेन है या कर्व्ड है। जाओ, हाँ, अब देख के आ गए होंगे तो आप क्या बोलोगे कि सर हमारे घर के सामने सड़क एकदम प्लेन है, स्मूथ सीधी है, कोई की सीमेंटेड है, किसी की डामर वाली है, किसी की कच्ची है, लेकिन प्लेन है। मैं कह रहा हूं देखो, अर्थ कैसी है, गोल है। अगर अर्थ गोल है तो इस पे कोई भी सड़क प्लेन तो नहीं हो सकती,
फ्लैट तो नहीं हो सकती ना, सब कुछ क्या है, गोल ही होगा, ठीक है। लेकिन देखो अब यहाँ पर अगर हम अर्थ पे मोशन की बात करें तो कोई भी मोशन 1D हो ही नहीं सकता। अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, दोनों चेंज हो रहे हैं, तो मोशन तो 2D है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जनरली हम जो डिस्टेंसेस ट्रेवल करते हैं ना वो छोटा होता है, ठीक है। 6400 किलोमीटर्स क्या है, 6400 किलोमीटर्स है अर्थ की रेडियस, है ना। 6400 किलोमीटर रेडियस है बेटा, ये चीज़ है। तो सोचो कि सरकमफेरेंस कितना ज़्यादा होगा, ये जो सरकमफेरेंस है ये बहुत ज़्यादा है। उसके रेस्पेक्ट में हम कितना चलते हैं, हम चलते हैं 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, बस। तो वो बहुत छोटा है, तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं। एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन नहीं होता। एक्चुअल में देखा जाए तो रेक्टिलिनियर मोशन अर्थ मतलब यूनिवर्स में मतलब विरले ही देखने को मिलेगा। हम लोग मान लेते हैं कि हाँ कंपैरेटिवली ये क्या है, ये रेक्टिलिनियर मोशन है। अर्थ जो चल रही है वो सर्कल में चल रही है, मतलब इलिप्स में चल रही है, पर वो घूम रही है, कर्व्ड पाथ है। अर्थ उसके रोटेशन कर रही है, साथ में जो सन के अराउंड घूम रही है वो एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो सड़क पे एक गाड़ी चल रही है उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन मान लेंगे क्योंकि हमारा डिस्टेंस कम है इसलिए, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन स्ट्रेट लाइन in any direction, but it is always possible that rectilinear motion is treated as one dimensional motion, ठीक है। हमेशा क्या करेंगे, इसको 1D मोशन की तरह ही हम लोग ट्रीट करते हैं। देखो कार, अब दोनों को समझो, एक में कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा है सीधा, है ना। मैं ये कार ले लेता हूँ पेन ड्राइव, अगर ये कार ऐसे चल रही है, ठीक है, समझना, ऐसे चल रही है तो ये 1D मोशन है। पर अगर इसको मैं ऐसे तिरछा कर दूं यूं और मैं इसको चलाऊं तो ये भी क्या है, ये 1D मोशन ही है बेटा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे रख के यूं चलाऊंगा तो 2D मोशन हो गया, मोशन इन प्लेन। लेकिन अगर मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा लिया हुआ है तिरछा, तो ये क्या है, ये 1D मोशन है। बात में आ गई। सब कुछ क्या है फिजिक्स में, रिलेटिव है। कब 1D है कब 2D है ये आप डिसाइड करोगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट डज नॉट चेंज द रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ द कार, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी, देखो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं आगे जाने से पहले। वेक्टर और स्केलर को डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये पूरा चैप्टर वेक्टर्स को, लेकिन अभी बेसिक समझ लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जैसे मैंने माना कि एक एग्जांपल लेता हूं, चलो ठीक है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मुझे यहाँ जाना था। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 100 मीटर्स। मैंने यहाँ पे एक आदमी से पूछा ए पर कि भैया ये बी वाली जगह कहाँ पर है, भैया ये बी वाली जगह कहाँ पर है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला 100 मीटर, तो मैं 100 मीटर चल गया इधर सी पर। मैंने यहाँ पूछा एक आदमी से, मैंने कहा भैया वो बी वाली जगह कहाँ पर है, तो इसने बोला 200 मीटर। देखो यहाँ से 100 थी, मैं यहाँ 100 चल गया तो ये 200 हो गया, ठीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर चल गया, यहाँ पे आया डी पर, मैं 50 मीटर चल लिया। मैंने पूछा भैया वो बी वाली जगह कहाँ पर है, तो यहाँ पर जो आदमी था डी जगह पे, उसने कहा बी वाली जगह यहाँ से 250 मीटर दूर है। मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने सोचा यार क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस तो बढ़ता जा रहा है, कुछ ना कुछ तो गलती कर रहा हूँ। तो मैंने उसको पूछा एक सवाल और एडिशनल सवाल पूछा। एडिशनल सवाल क्या था, भैया ये कितना दूर है, पहला सवाल तो उन्होंने कहा 250। दूसरा मैंने पूछा किस डायरेक्शन में, ठीक है, तो उन्होंने कहा भैया आप इस डायरेक्शन में जाओ। तो जब मैं इस डायरेक्शन में 250 मीटर गया तो मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। कहने का मतलब क्या है कि जब मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना था तो डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी पूछना जरूरी था। जब मैंने डायरेक्शन नहीं पूछा तो क्या हुआ, मेरा डिस्टेंस बढ़ गया, कम होने की जगह मैं डेस्टिनेशन से दूर हट गया। तो होता क्या है बच्चों कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनको हमें एक्सप्रेस करने के लिए, कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए
डायमेंशन की भी जरूरत पड़ती है क्वांटिटी के साथ। जैसे 100 मीटर्स, 100 मीटर, तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो है क्वांटिटी 100 और दूसरी है यूनिट मीटर। तीसरी चीज क्या है, डायरेक्शन। तो तीनों चीजों की जरूरत पड़ रही है, तो इसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, इस क्वांटिटी को हम बोलेंगे वेक्टर, कि जिसको रिप्रेजेंट, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम क्या हुआ है, तो आप घड़ी में देखोगे, आप बोलोगे सर 5 बजे हैं, 6 बजे हैं, 10 बजे। ऐसे थोड़ी पूछोगे सर किस डायरेक्शन से, यहां से या यहां से। सभी डायरेक्शन से क्या हो रहा है, 10 बज रहे हैं तो 10 ही बज रहे हैं, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अगर मान लो मैं आपसे कह दूं कि मैंने आपके घर के 1 किलोमीटर दूर, आपके घर से 1 किलोमीटर दूर 1 करोड़ रुपए गाड़े हुए हैं, तो आप खुश हो जाओगे, अरे यार। पर जब आप 1 किलोमीटर दूर जाओगे, ये आपका घर, इस घर से आप 1 किलोमीटर दूर जाके देखो, तो आप यहाँ खोदोगे, यहाँ खोदोगे, यहाँ खोदोगे, कहाँ कहाँ खोदोगे। आप 2-4 गड्ढे खोदोगे और आके बोलोगे सर ये तो आप चीटिंग कर रहे हो, किस डायरेक्शन में गाड़ा 1 करोड़ रुपए, वो भी तो बताओ। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे डायरेक्शन का काम आता है बेटा। तो डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, उसे हम क्वांटिटी को कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। आप आलू लेने गए, आपने कहा भैया 1 किलोग्राम आलू दे दो, तो आलू वाला ऐसे थोड़ी बोलेगा किस डायरेक्शन से दूं, वो तो तोलेगा और आपके थैले में डाल देगा। क्योंकि आप एनवायरनमेंट को प्यार करते हो, आप थैला यूज करोगे। अगर आप एनवायरनमेंट के दुश्मन हो तो पॉलीथीन में लेके आओगे, ठीक है। तो एनवायरनमेंट को प्यार करो और थैले में आलू लेके आओ, वो डायरेक्शन भी नहीं पूछेगा। तो जो किलोग्राम आया, दैट इज मास, इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हो गई, बात समझ आ रही। ऐसी हम वेक्टर स्केलर समझ गए। वेक्टर में क्या होगा, यूनिट के साथ हमें क्वांटिटी के साथ यूनिट और यूनिट के साथ डायरेक्शन चाहिए होगा, तो उसे हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और अगर हमें इंक हटा देता हूँ, क्वांटिटी में क्या है, क्वांटिटी चाहिए और मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना। क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड ओनली, नो डायरेक्शन रिक्वायर्ड, स्केलर क्वांटिटी एग्जांपल पाथ लेंथ स्पीड। वेक्टर क्वांटिटी मैंने आपको समझा दिया, जिसमें डायरेक्शन भी चाहिए। अच्छा, यूनिट भी चाहिए होता है बेटा, यूनिट बहुत ज़रूरी है। अगर मैं मार्केट में जा रहा हूँ आलू खरीदने, तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं 1 किलो आलू लेना चाहता हूँ या 1 क्विंटल आलू लेना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं 1 क्विंटल आलू बोलूंगा तो मुझे 100 किलो आलू देगा। अगर मैं एक आलू बोलूं कि भैया आलू दे दो, वो बोलेगा कितना, मैं कहूंगा 1, तो मुझे 1 पोटैटो पकड़ा देगा। वो मेरे कुछ काम नहीं आएगा, मेरा पेट नहीं भरेगा। हो सकता है कि मुझे 1 क्विंटल की जरूरत हो, तो मुझे क्विंटल, मुझे क्वांटिटी बोलना पड़ेगा। 1 डजन, 1 किलो, 1 पेटी, ये अलग अलग क्वांटिटीज है। 1 मग, 1 गिलास, मैं बोलूं पानी पिला दो, कितना, 1 गिलास, या हो सकता है 1 बॉटल। क्वांटिटी बहुत जरूरी है, ठीक है। यूनिट, सॉरी, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट। चलिए इसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, आज का लास्ट टॉपिक है। अगर मान लो कि मैं अपने स्कूल से निकला ए से, और मैं बहुत घूमने फिरने वाला आवारा किस्म का इंसान हूँ, तो मैं बी पर जाऊँगा। बी पर मैं आइसक्रीम खाऊंगा, और आइसक्रीम खा के मैं सी अपने घर जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा, अपने घर। अब मैं यहाँ से चला 3 किलोमीटर, आइसक्रीम खाई, फिर अपने घर गया 4 किलोमीटर, ठीक है। मैं घर पे गया और मेरे से गलती क्या हो गई, मैंने जाते ही मम्मी को बोला, मम्मी 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 पानी दो जल्दी से, प्यास लग रही है। मैं 7 किलोमीटर साइकिल चला के आया हूँ। मम्मी स्मार्ट होती है, मम्मी क्या बोलेगी, झूठे, तेरे स्कूल से और घर का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, कहाँ घूम के आ रहा है ये बता। पकड़ा गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, झूठ बोलूंगा तो, क्योंकि मम्मी पढ़ी लिखी होती है और समझदार भी होती है। तो होगा क्या, मैं बोलूंगा मम्मी मैं 7 किलोमीटर चल के आया हूँ, पानी पिलाओ। मम्मी कहेगी नहीं तू 5 किलोमीटर चल के आया है, नहीं पिलाऊंगी, खुद ले ले। तो सही कौन बोल रहा है, मैं या मम्मी। मम्मी भी सही कह रही है। मम्मी को क्या लग रहा है कि बेटा सीधा सीधा घर आ रहा है, जबकि बेटा तो घूम के आ रहा है ना। तो दोनों सही बोल रहे हैं। तो जो मैंने बोला 7 किलोमीटर, ये टोटल पाथ लेंथ है।
टोटल पाथ लेंथ। और जो ये है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो है, ठीक है। तो टोटल पाथ लेंथ और मिनिमम डिस्टेंस दोनों अलग अलग चीजें। टोटल पाथ लेंथ को मैं बोलता हूं डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है बेटा। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कैसे भी जाओ, आप पहले ऐसे गए, डाउनवर्ड्स गए, फिर आप इधर मुड़ गए, ठीक है। लेकिन जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। इन दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो ये नहीं हो सकता कभी भी। वो हमेशा क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो बात क्या है कहने की? कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक लाइन से घूम के जा रहा हूं तो मैं डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, और अगर मैं सीधे जा रहा हूं तो मैं डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस है पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ इज डिस्टेंस। यहां पे टोटल और लगा दो। जबकि मिनिमम डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिस्प्लेसमेंट, वेयर एज टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड इज डिस्टेंस, ठीक है। चलो, टोटल पाथ लेंथ इज ट्रेवल्ड इज डिस्टेंस। देखो, होम से कॉलेज और फिर मैकडी, अगर मैं सीधे गया घर से कॉलेज तो डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मैं कॉलेज से आते टाइम मैकडी गया और फिर मैकडी से मैं कहाँ गया? अपने घर, तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। पाथ लेंथ हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, सीधे सीधे गया, ठीक है। और अगर घूम के जाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अगर मान लो मैं यहां से ऐसे गया तो मैं इसको ले रहा हूं पॉजिटिव, तो इस वाले को मैं लूंगा नेगेटिव। अगर मैं यहां से 5 मीटर जा रहा हूं, 5 किलोमीटर गया, तो जाने वाला प्लस है, आने वाला माइनस है, तो टोटल कितना हो जाएगा? जीरो। पर डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। जाने वाला डिस्टेंस 5 किलोमीटर, आने वाला डिस्टेंस 5 किलोमीटर, टोटल 10 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये जीरो नहीं होता है। देखो क्या क्या है जो हम बात करें डिस्टेंस की। डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेते, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, ठीक है। हाँ, कोई चल ही नहीं रहा है तो बात अलग है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, ठीक है ना। चलो चलो, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।